204 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूं। ये आपका लास्ट पार्ट 4 है। इससे पहले दोस्तों हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। टोटल दोस्तों आपके 5 अध्याय आने हैं। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों आपको पूरे ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। पार्ट 3 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। अब केवल हमारे अध्याय 4 नियोजन, अध्याय 5 संगठन के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अध्याय 4 हमारा नियोजन। तो इसमें सबसे पहले अति लघु उत्तर प्रश्न आ जाते हैं, देख लेते हैं। नियोजन से क्या आशय है, कार्यक्रम का अर्थ लिखिए, नियोजन की 2 सीमाएं, नियोजन के 2 उद्देश्य, प्रक्रिया का अर्थ, विधि से क्या आशय है, नियम का अर्थ लिखिए, कार्यक्रम का आशय स्पष्ट कीजिए, बजट का अर्थ लिखिए, उद्देश्य का अर्थ लिखिए। सभी क्वेश्चन ये है, क्रम से मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो नियोजन से पहले आशय दिया है, तो क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये पूर्ण सबका पूर्व निर्धारण करना हमारा नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। जैसे कार्यक्रम किसे कहते हैं, कार्यक्रम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयासों की श्रेणी है। दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल 2 नंबर के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, अच्छा दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नियोजन की 2 सीमाएं। तो नियोजन एक खर्चीली प्रक्रिया या पद्धति है। नियोजन से प्रशासन में लोचहीनता उत्पन्न हो जाती है। तो ये नियोजन की हो जाती है आपकी सीमाएं। नियोजन के उद्देश्य भावी कार्यों में निश्चितता लाना, उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग करना, ये हो जाते हैं नियोजन के उद्देश्य। प्रक्रिया का अर्थ बताना है, संबंधित कार्य का क्रम जो समय क्रम बनाता है और किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने साधन का निश्चित करता है, प्रक्रिया कहलाता है। प्रक्रिया किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने को निश्चित करने का आधार है। विधि से क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो विधि उद्देश्यों, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन एवं प्रयासों के कुल व्यय पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कार्य के निष्पादन के ढंग को निर्धारित करने का परिणाम है। नियम का अर्थ पूछा जा रहा है। नियम योजनाएं हैं जो कि आवश्यकता क्रियाओं का मार्गदर्शन करने और इनका चयन योजनाओं की भांति विभिन्न विकल्पों में से होता है। नियम योजना का क्या है, सरल रूप होता है। कार्यक्रम का आशय लिखिए, तो कार्यक्रम का आशय दिया हुआ है। फिर हमारा बजट का अर्थ पूछा जा रहा है, तो बजट के अर्थ दिया हुआ है कि एक बजट एक योजना की भांति अनुमानित परिणामों का विवरण है जो आंकड़ों में अभिव्यक्त होता है। उद्देश्य का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो व्यवसाय की नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों से तात्पर्य वे विशेष परिणाम हैं जो व्यवसाय में अपने उपलब्ध संसाधनों की कुशलतम प्रयोग द्वारा एक निर्धारित समय में प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन थे, हो गए उद्देश्य तक, तो मैंने आपको सभी 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन दिए हमारे। नीति का अर्थ लिखिए, अनुवर्तन का अर्थ लिखिए, विकल्पों का मूल्यांकन का अर्थ, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, स्थायी योजना का अर्थ लिखिए, व्यूह रचना का अर्थ लिखिए। इनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। नीतियां का अर्थ पूछा जा रहा है, तो नीति का क्या है, नीतियों का अर्थ ये आपका दिया हुआ है। अनुवर्तन का अर्थ लिखिए, तो अनुवर्तन का अर्थ दिया हुआ है। फिर 13वां क्वेश्चन था विकल्पों का मूल्यांकन का अर्थ लिखिए, तो विकल्पों के मूल्यांकन का अर्थ कि प्रत्येक कार्य को करने के अनेक तरीकों होते हैं, उन समस्त उपलब्ध तरीकों का पूर्वानुमान, अनुभव तथा कल्पना शक्ति के आधार पर प्रत्येक के लाभ दोष को ध्यान में रखकर उनका मूल्यांकन करना ही विकल्पों का मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास क्यों है, तो इसके बारे में दिया हुआ है। स्थायी योजना का अर्थ लिखिए, व्यूह रचना का अर्थ लिखिए, उसका भी सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। 2 नंबर के हिसाब से 2-2, 3-3 लाइनें बताए जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से जितने भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी आपको बता दिए हैं। ओके, यहाँ 16 लगभग आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं। आना तो आपके 1 ही 2 क्वेश्चन है आपके, तो आपको करना है 16 में से कम आप क्या है जो 10 क्वेश्चन तो आपको पढ़ के रखिएगा, तो उसमें से उतने में आपका काम हो जाएगा। जो भी आपको सही से आपको 10 क्वेश्चन लग रहे हैं, मतलब इजी सिंपल से लग रहे हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पर तो एक बार सब आप लीजिएगा, बाकी 10 अच्छे से क्वेश्चन आपको याद रखना है, उन्हीं से आपका आ जाएगा। ओके, जैसे अब यहाँ कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो भर के क्वेश्चन दे दिए, मतलब हर प्रकार के। अब 3 नंबर में हम देखें, 3 नंबर से यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। ओके, अब 11 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आपको करना चाहिए 11 में से कम जब अगर सब याद नहीं हो रहा, मैं उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि जिनको याद करना मुश्किल पड़ जाता है, पूरे नहीं पढ़ सकते हैं और कम समय हमारे पास, ओके 4-5 घंटे हमारे पास पढ़ने के लिए टोटल, तो फिर आपको करना है इस 3 नंबर की 11 क्वेश्चन है, तो इसमें से 3-4 में आपको सिलेक्टेड तो बता ही दूंगा, बता तो मैं आप सभी दे रहा हूँ, लेकिन 3-4 और सिलेक्ट बता दूंगा, उतना बस तो आपको पढ़ के रखना है। और जो विद्यार्थी को बहुत चीज़ें पहले से तैयार है, कुछ रह गए तो पढ़ लीजिएगा। ओके,
तो हर टाइप के विद्यार्थी होते हैं, कुछ को क्या है पहले से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन याद होंगे, वो क्या है एक बार सब पढ़ सकते हैं। ओके, जिन्हें कुछ भी याद नहीं है तो वो सेलेक्ट तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का विद्यार्थी हो फुल स्कोर आने चाहिए। तो लघु उत्तरीय देख लो 3 नंबर प्रश्न। पहला आपको तैयार करना चाहिए नियोजन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो सॉल्यूशन हम देख ले, नियोजन की आपको विशेषता बतानी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 की बोर्ड एग्जाम में आया है, 2022 की, 2023 की, 2024 यानी लगातार 3 साल से आया है, 2022, 23, 24। ओके, तो आपको अच्छे से आपको तैयार करना है। अभी तैयार कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो बौद्धिक प्रक्रिया, ये विशेषता के पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तैयार करना है। पहला है पॉइंट है बौद्धिक प्रक्रिया। दूसरा आपका भावी अनिश्चितता का पूर्वानुमान, उद्देश्यों पर बल, समन्वय, लोच, ये सभी आपकी क्या है नियोजन की विशेषताएं दी हुई हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियोजन की कोई 3 सीमाएं लिखिए। नियोजन की सीमाएं, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया है, 20 में भी आया था। ओके, नियोजन की सीमाएं दी हैं। पहले व्ययपूर्ण कार्य है। नियोजन क्या है, थोड़ा खर्च करना पड़ता है इसमें आपका। ओके, धन के इसमें लगता है। जैसे वांछित लोच का अभाव, स्वतंत्रता का हनन है, इसके विश्व भविष्य की अनिश्चितता, ये आपकी नियोजन की सीमा है। ओके, जब याद करें पूरा तो एक खट्टा याद नहीं करना, केवल हेडिंग याद होनी चाहिए। हेडिंग याद हो या फिर अंदर की एक बार पढ़ लीजिएगा। अंदर के जो मटेरियल है वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपको परफेक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन निर्णय लेने को किस तरह से सरल बनाता है। नियोजन सर्वव्यापी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। नियोजन निर्णय को किस प्रकार से सरल बनाता है, इसका सॉल्यूशन ये दिया है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं पेन भी देखो हटाया हूँ, एक विद्यार्थी कमेंट करता कि भैया क्या पेन एक साइड करिएगा, हमें स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। तो ये है, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा आगे से। ये आपका है नियोजन निर्णय को किस तरह से सरल बनाता है, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट आप ले लीजिए। फिर नियोजन आपका सर्वव्यापी है, इस कथन को आपको क्या बताना है। तो नियोजन सर्वव्यापी है, तो इस कथन को आप किस प्रकार से बता सकते हैं कि नियोजन सर्वव्यापी मतलब हर जगह है। तो हर जगह वास्तव में चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी कार्य हो, हर जगह नियोजन की आवश्यकता होती है। वही यहाँ बातें बताई जा रही हैं कि कोई भी विभिन्न विभाग हो, जैसे उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी आदि में नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो संगठन हो, समन्वय हो, अभिप्रेरण हो, नियंत्रण हो, सब प्रकार में नियोजन तो आपका आवश्यकता अंग है। और इसके आगे भी दोस्तों आपके दिए हुए लाइन तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण किस तरह से करता है। जैसे देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी क्यों नहीं रहता। तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। नियोजन निर्धारण के मानकों का निर्धारण किस प्रकार से तरह करता है। परिवर्तनशील वातावरण नियोजन के प्रभावी क्यों नहीं रहता है, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है क्या नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। क्या नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है। नियोजन प्रबंध के आधारभूत कार्य, ये आपका यहाँ से लेकर पूरा ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लेना है अगर आपको इसे तैयार करना है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नियोजन प्रक्रिया में विकल्पों का चुनाव को स्पष्ट कीजिए। क्या नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, व्याख्या कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये नियोजन प्रक्रिया के विकल्पों का चुनाव को स्पष्ट करना है, उसका सॉल्यूशन। उसके बाद है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, तो इसके बारे में आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, तैयार कर लीजिएगा। लास्ट इसमें हमारा क्वेश्चन नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को किस तरह से कम करता है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। नियोजन अनिश्चितता को जोखिम को किस तरह कम करता है, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दी। तो अगर कोई विद्यार्थी को सब क्वेश्चन पढ़ना है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रयास करूँ, बता दूं। पढ़ना कैसे करके आपसे सब याद नहीं हो रहा कि भैया बहुत ज़्यादा कम समय है, कैसे तैयारी करके पूरे नंबर भी आ जाएं। ओके, और मतलब हमसे जितने पेपर में क्वेश्चन है वो सब बन जाएं, लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन पढ़ने भी ना पड़े। तो सिलेक्टेड कौन कौन से, तो देखिए भैया इनको मतलब छोड़िएगा नहीं। पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला नियोजन की 3 विशेषताएं और 3 सीमाएं। ओके, नियोजन निर्णय किस तरीके से सरल बनाता है और नियोजन सर्वव्यापी है। तो आगे के ये 4 क्वेश्चन आपको क्रम से पढ़ के रखिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, बाकी फिर अपने हिसाब से और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 को जरूर पढ़ के रखना है। ओके, सब मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताते जाऊंगा। तो ओके, जिससे आपको मतलब वो तो पहले ही पढ़ के लीजिएगा, फिर टाइम ले तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है नियोजन का महत्व लिखिए। नियोजन के महत्व, या फिर क्वेश्चन आ सकता है नियोजन के लाभ। ओके, तो देखिए नियोजन के महत्व किस प्रकार से दिया हुआ, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया जाए। पहला है प्रबंध की कार्यों का आधार है नियोजन।
भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने हेतु, आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट है साधनों का दुरुपयोग, मनोबल में वृद्धि और निर्णय में मार्गदर्शन। तो इसका भी दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 पॉइंटों से हमने बता दिया है नियोजन का महत्व। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ के रखना है नियोजन की प्रक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में भी आया है, 2023 की बोर्ड एग्जाम में आया है, 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये नियोजन की प्रक्रिया पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, परिसर का निर्माण, फिर विकल्पों का पहचान, फिर विकल्पों का मूल्यांकन, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, फिर योजना का क्रियान्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई। तो इन पॉइंटों के माध्यम से ये पूरी आपकी नियोजन की है प्रक्रिया दी हुई है। तो तैयार अच्छे से आप कर लीजिएगा और हाई चांसेस के आने के आपके पेपर में। नियम और नीतियों में कोई 4 अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ नियम और नीतियों में 4 अंतर, तो इससे भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपका नियम और नीतियों में अंतर है। इसके बाद दोस्तों उद्देश्य और नीति में अंतर आपको बताना है। तो उद्देश्य और नीति में आपका अंतर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। उद्देश्य और नीति में अंतर है। तो इस प्रकार से 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे आपको सिलेक्ट बता दिए हैं। पढ़ के कौन कौन से रखना है, देखिए नियोजन का महत्व एकदम रटा होना चाहिए और नियोजन की प्रक्रिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम लगातार जब 3 साल आए तो आपको त्रैमासिक परीक्षा में तो ये आना ही चाहिए। ओके, टीचर आपके बहुत ज़्यादा अनुभवी होंगे तो 100% आपके जो मैं क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ वही आपको देंगे। ओके, तो ये आपको पढ़ के रखना है। इसके साथ ही नीति नियम में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ के रखिएगा। 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इनमें से आ जाएगा आपका। ओके, इन 2 में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आना ही है। फिर आप देख लेते हैं अध्याय 5 संगठन। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु प्रश्नोत्तर 2 नंबर वाले। संगठन से क्या आशय है, औपचारिक संगठन से क्या आशय है, अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है, उद्देश्यता क्या है, केंद्रीकरण से क्या आशय है, विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। ये हमारे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम क्रम से इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो संगठन से क्या आशय ये पूछा जा रहा है, पूरा प्रॉपर मैंने क्रम से तैयार किया है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आप क्रम से स्क्रीनशॉट लेते चाहिए, तैयार करते जाइएगा। संगठन से आशय 2 लाइन में दिए, सब 2 लाइन में बताए गए हैं। 2 नंबर का हमारे क्वेश्चन ही है। संगठन से आशय व्यक्तियों के एक समूह से जो किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं और जिसमें कार्य का विभाजन, अधिकारों का निर्धारण, समन्वय स्थापित करना शामिल है। फिर औपचारिक संगठन क्या है। ओके, औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसमें क्या है, संरचना और नियमों का एक निश्चित स्वरूप होता है। यह प्रबंधन जानबूझकर बनाया जाता है, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित पद, अधिकार, उत्तरदायित्व होते हैं। अनौपचारिक संगठन क्या है। अनौपचारिक संगठन किसी संगठन के भीतर उस व्यवस्थित गतिविधि को कहते हैं जो आधिकारिक रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं है, जो मतलब लिखित रूप से किसी नियम नीति नहीं रहते हैं। औपचारिक संगठन में एकदम पूरा प्रक्रिया नीति रहते हैं, जबकि नियम नीति रहते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन ऐसा नहीं रहता। ओके, उद्देश्यता के बारे में बताया जा रहा है। केंद्रीकरण क्या है तो वो बताया जा रहा है। किसका केंद्रीकरण से आशय है, निर्णय लेने का अधिकार संगठन के शीर्ष स्तर पर केंद्रित होता है। ओके, अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं, वो केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, निर्णय लेने का अधिकार संगठन के निचले स्तर तक वितरित करने से इसमें अधीनस्थों को भी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है विकेंद्रीकरण के सिस्टम में। अधिकार अंतरण से क्या आशय है, अधिकार अंतरण से आशय उच्च अधिकारी द्वारा अपने कुछ अधिकारों और उत्तरदायित्वों को अपने अधीनस्थों को सौंपना ताकि विशिष्ट कार्य कर सके, वो कहती है अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण, अधिकार हस्तांतरण, अधिकार को देना, निचले वाले व्यक्ति को अधिकार को देना, और जब उसे हम अधिकार देंगे वो अधिकार का उपयोग करेगा तो वो क्या है और अच्छे से काम को अपने कर पाएगा। ओके, अधिकार अंतरण के उद्देश्य, यानी हम दूसरे को अधिकार यानी शक्ति पर से मानिए तो शक्ति हम दूसरे को दे रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होता है, तो कार्यभार में कम करना। अधिकार अंतरण क्यों किया जाता है, जब एक उच्च व्यक्ति है वो अपने निम्न स्तर वाले व्यक्ति को क्या है अपने अधिकार दे रहा है, तो अपना तो भार कम कर रहा है, तो उसका मैंने होता कि भैया मेरा पहले काम भार कम हो जाए, और इससे क्या कर्मचारियों को भी फायदा होता है। जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं उन्हें उच्च स्तर के कर्मचारियों कैसे काम करते हैं उन सब के बारे में पता चलता है और जिम्मेदारियों का भी बोध होता है, तो दोनों का इसमें फायदा होता है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। फिर विभागीय ढांचे का डायफ्राम आपको बनाइए, ये पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो इसे आपको देख लेना है। क्रियात्मक संगठन क्या है वो बताया जा रहा है। अधिकार अंतरण की परिभाषा दीजिए, तो अधिकार अंतरण की बताई जा रही है। तो इस प्रकार देखिए हमारे 11 क्वेश्चन थे टोटल, तो 11 क्वेश्चन के मैंने क्रम से आपको यहाँ सॉल्यूशन यहाँ तैयार आपको करा दिए हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए 2 लाइन के, तो क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ, फिर यहाँ के संगठन वाला अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ओके, तो अधिकार अंतरण, तो ये तो आपको पढ़ के रखना ही है। फिर हमारा आ जाता है 3 नंबर में, जिसमें सबसे पहले आपको तैयार करके रखना है औपचारिक संगठन के 3 लाभ बताइए। ये दिया है औपचारिक संगठन के लाभ। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था औपचारिक संगठन के लाभ वाला। ओके, तो पढ़ के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। तो औपचारिक संगठन की स्थापना स्वैच्छिक जागरूकता के साथ साथ
निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। मतलब ये क्या है, इसकी स्थापना जबरदस्ती नहीं हो जाती, पूरी इसमें पहले पूरी क्या है, इच्छा, लोगों की इच्छा होती है, तब ये जागरूकता होती है, तब इसे बनता है ये संगठन, और वो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनता है। औपचारिक संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों का अधिकार, कर्तव्य और दायित्व सीमा पूर्ण रूप से क्या निर्धारित कर दी जाती हैं, और औपचारिक संगठन में निश्चित प्रणाली, पद्धति, नीतियां, नियम और का संचार एक व्यवस्था के अधीन होता है। औपचारिक संगठन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें नेक्स्ट हमारा अधिकार अंतरण के तत्वों को आपको लिखना है, तो इसे देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। अधिकार अंतरण के तत्व: एक, प्रक्रिया, कार्यों का बांटना, अधिकारों का हस्तांतरण, जवाबदेही, निश्चितता, ये आपके अधिकार अंतरण के तत्व। इसके बाद संगठन की 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपकी दी है संगठन की 3 विशेषताएं। संगठन क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित होना है, समूह का होना है, फिर आपका संगठन, एक प्रक्रिया, नेतृत्व का निर्देशन, ये आपके लिए संगठन की विशेषताएं। फिर नेक्स्ट अनौपचारिक संगठन के दोष आपको लिखना है। फिर आपके दिए हैं अनौपचारिक संगठन के दोष, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं, तो 4 आपको तैयार करके रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर में दोस्तों आपको यही क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के रखना है, और भी इनके क्वेश्चन की सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन मैं बताऊं आपको जो पढ़ के रखना है यही आपके आ जाएगा। इसके बाद देखिए, पहले औपचारिक संगठन के कोई 3 लाभ, अनौपचारिक संगठन के 3 दोष, ये पढ़ना है, संगठन की 3 विशेषताएं। ओके, ये आपको मतलब 3 क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर पढ़ना है तो अधिकार अंतरण के तत्व, लेकिन ये 3 जरूर क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। फिर हम 4 नंबर के देख लेते हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला, हाई चांस है आपके औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर। ओके, इसके साथ ही अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में भी अंतर आपको पढ़ के रखना है। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ है औपचारिक अनौपचारिक संगठन अंतर, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था, यानी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए छोड़ लीजिए। ओके, इन पॉइंटों के आधार पर अंतर आपका यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर ही पूछा जा रहा था, तो ये आपका दिया हुआ है, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। नेक्स्ट दोस्तों आपका कार्यात्मक संगठन के लाभ लिखिए। तो यह दोस्तों आपका दिया हुआ है कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन के लाभ, तो इसको भी पढ़ के रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 24 में। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको संगठन प्रक्रिया के चरण लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया है, संगठन प्रक्रिया के चरण आपके क्रम से दिए हुए हैं। उद्देश्यों की स्थापना, क्रियाओं का निर्धारण, क्रियाओं का वर्गीकरण, कर्मचारियों के कार्य आवंटन, अधिकारों का अंतःकरण, समन्वय, उपकरणों व मशीनों की व्याख्या, मानसिक क्रांति, ये सभी आपके दिए हैं संगठन प्रक्रिया के चरण, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अधिकार अंतरण का महत्व समझाइए। तो ये दोस्तों आपका दिया है अधिकार अंतरण का महत्व, प्रबंधकों के कार्यभार में कभी समन्वय में सहायक, कर्मचारियों के विकास में सहायक, संगठन के विकास में सहायक। तो हो जाते ये आपको मैंने एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए, तो ये आपको पढ़ के कौन से रखना है, तो ये आपको जो मैंने आपको बताएं ये सभी आपको तैयार करके रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन बताएं, ये पढ़ के रखिएगा। अपने से और पढ़ना तो और भी आने तैयार कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया जरूर पढ़ के रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने जो भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको अध्याय 5 के भी कवर कर लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 5 अध्याय आने थे, सभी अध्याय की वस्तु ने सभी अध्याय को मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। जितना बताया सब तैयार करके आपको रखना है। टोटल 4 वीडियो, चारों वीडियो देखकर आप अच्छे से आपको क्या है तैयारी कर लेनी है इस प्रश्न बैंक की। तो अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो क्लास 12 के व्यवसायिक अध्ययन का जो पेपर होने वाला है 80 में 80 स्कोर करेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टडीज का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोर्स को ज्वाइन करना है प्ले स्टोर पर जाकर उनका सारी क्लासेस को ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको क्या है कोर्स को लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।